मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, हम सही थंबनेल आपने देखा है, एक तीर से डबल निशाना। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और उसके साथ ही साथ सीयूईटी यूजी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्नों की सीरीज शामिल की गई है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा प्रश्नों में अंत तक। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का पहला है और ऐसे ही मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उन सबको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सपनों को देखना नहीं बल्कि उसे अपनाना सीखिए। और उसे अपनाएंगे कब? जब आप लोगों की शिक्षा जो होगी डीजे सर चैनल से होगी। तो डीजे सर चैनल जानते हैं, यूट्यूब चैनल पर फ्री एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? प्रश्न को ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? विकल्प नंबर ए दिया गया अफगानिस्तान, बी जो दिया गया श्रीलंका, सी जो दिया गया भूटान, डी जो दिया गया नेपाल। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, सार्क सचिवालय का जो मुख्यालय स्थित है वो नेपाल देश में स्थित है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प नंबर ए दिया गया है 2 जनवरी को, बी जो दिया गया है 8 जनवरी को, सी जो दिया गया है 9 जनवरी को और डी जो दिया गया है 1 जनवरी को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 जनवरी को। नहीं, प्रत्येक वर्ष जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और जानते हैं कि सबसे बड़े प्रवासी के रूप में महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है। जब महात्मा गांधी जी इंडिया में आए थे वापस, तो वही समय से देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डियर विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि सफलता चाहिए अपनी ओर तो लगा दो अपना पूरा जोर डीजे सर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, तभी आप लोग को अपने मंजिल तक पहुंचाने में जो डीजे सर चैनल है वो आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये पूछा गया प्रश्न है और कोई ना कोई राज्य का हमेशा से पूछता है, जिसमें कि असम का हो गया, ये आप लोग का केरल का हो गया। ये दो राज्यों का नृत्य बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर लावड़ी जो बात की जा रही है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प की ओर में बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया राजस्थान, बी जो दिया गया झारखंड, सी जो दिया गया गुजरात और डी जो दिया गया है महाराष्ट्र। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वो किस पार्टी से जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए जो दिया गया संथाली, बी जो दिया गया मुंडा, सी जो दिया गया अवधी और डी जो दिया गया संस्कृत। तो डिस्कशन देखिए, रामचरितमानस जो लिखा गया है एक महाकाव्य है और ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। जानते हैं डिस्कशन की जो कृष्ण जी की लीलाएँ होती हैं उनको ब्रज भाषा में, और श्री राम जी की जो भी बातें होती हैं जो उनके व्याख्यान किए गए हैं वो अवधी भाषा में किए गए हैं। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसे तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और उसके साथ ही साथ अवधी भाषा में लिखा गया। डिस्टेंस याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, सुंदरबन का डेल्टा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प नंबर ए दिया गया उड़ीसा, बी जो दिया गया आंध्र प्रदेश, सी दिया गया असम, डी दिया गया पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है डियर स्टूडेंट्स वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और कई बार पूछा गया डियर स्टूडेंट्स। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस। विकल्प नंबर ए दिया गया है पारिस्थितिक विज्ञान, बी जो दिया गया है निर्जाति विज्ञान और सी जो दिया गया वंशावली विज्ञान, डी जो दिया गया प्रतिभा शास्त्र। तो डिस्टेंस यहाँ पर उस जो हम लोग पशुओं और पक्षियों पौधों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कहते हैं। ठीक है डिस्टेंस, जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन का जो होता है वो पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, और इसे इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। तो दिया गया जो आपका प्रश्न संख्या 6 था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में हर एक क्लास फ्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे फ्री में मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। ठीक है, और नहीं तो वैसे भी सभी लोग पैसे जहाँ पेमेंट करते हैं वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ही देखने को मिलता है। तो यहाँ फ्री में चीज़ें अगर आप लोग को मिल रही है तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और जो भी
असहाय बच्चे उन पर भी इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करिए। फ्री में हर एक क्लास फ्री में, तो जल्दी ज्वाइन होइए और तुरंत अपना क्लास पूरा अटेंड कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950 690 285 मैसेज करिए और फ्री में ज्वाइन हो जाइए। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प नंबर ए जो दिया गया ALU के द्वारा, बी जो दिया गया CU के द्वारा, सी जो दिया गया रजिस्टर के द्वारा और डी जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो डियर्स देखिए, एक कंप्यूटर में सभी जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं कंप्यूटर के, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ALU के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ALU करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ALU का पूरा फुल फॉर्म में बताना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तुरंत बताइए, और नहीं आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लिख के भेजिए कि मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आया कि ALU का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या आप लोग का 7 था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A करेक्ट हो जाएगा। फ्री में हर एक क्लास फ्री में लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित करिए। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RNA एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए DNA और RNA जो होता है डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके साथ ही साथ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर RNA के बारे में पूछ रहा है कि RNA इज ए पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, तो जानते ही हैं आप लोग। तो इसमें विकल्प दिया गया, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट डन RNA स्टैंड फॉर? विकल्प नंबर ए दिया गया राइडो न्यूक्लियर एसिड, बी जो दिया गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी जो दिया गया राइनो न्यूक्लियर एसिड और डी जो दिया गया रेस्टो न्यूक्लियस एसिड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, साइटोलॉजी। विकल्प नंबर बी जो दिया गया फिजियोलॉजी, सी जो दिया गया न्यूक्लियोलॉजी और डी जो दिया गया सेलोलॉजी। तो डिस्टेंस 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साइटोलॉजी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर ए जो दिया गया टीन, बी जो दिया गया बिस्मथ, सी जो दिया गया फास्फोरस, डी जो दिया गया सिलिकॉन। तो डियर्स यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और प्रश्न संख्या 10 का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन जो होता है वो एक क्या होता है? उपधातु होता है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, भिंडी जे सर जाना कहाँ, ये मेरी क्लास सिलेक्शन की क्लास, एक दिन तुम्हें पहुंचाएगा। चलिए डिविजन्स, इसी उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आइजैक न्यूटन की गति के नियम कितने नियमों का सुंदरीकरण किया गया था? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइजैक न्यूटन ने अपने कितने नियम दिए हुए थे? हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फार्मूलेट? तो कितने जो नियम थे वो आइजैक न्यूटन जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए। विकल्प नंबर जो गति के नियम के रूप की बात हो रही है, तो विकल्प नंबर ए दिया गया 4, बी जो दिया गया 3, सी जो दिया गया है 2 और डी जो दिया गया है 5। तो ड्यूरेशन देखिए गति के नियम के रूप में यहाँ पर 3 नियमों को लाया गया था आइजैक न्यूटन जी के द्वारा। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3, ठीक है। और ये भी हमें बताइए ड्यूरेशन कि ये तीनों नियम कौन से थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से 12वें प्रश्न की ओर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। देखिए विकल्प नंबर ए दिया गया कैंडेला, बी जो दिया गया एम्पियर, सी जो दिया गया समुद्री मील, डी जो दिया गया डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को सीधा सीधा नापते हैं, नापने की जो इकाई डेसिबल है। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जब भी साइंस अगर शामिल किया जाता है तो साइंस के क्विज में ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब 13वें प्रश्न की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? विकल्प नंबर ए की ओर में बढ़ते हैं 2019, बी जो दिया गया है 2000, सी जो दिया गया है सन 1947 और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है सन 1950। तो डिस्कशन देखिए योजना आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1950 में हुई है, ठीक है। लेकिन नीति आयोग से में और योजना आयोग में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों के अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो योजना आयोग की जगह अब कौन आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नीति आयोग का जो स्थापना किया गया है वो हाल ही में कब किया गया, किस सन में किया गया, किसके मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया गया था? नीति आयोग का। जिसे नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर योजना आयोग की बात हो रही है। तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की। देखिए आस्था से प्रश्न निकल के आ रहा है।
प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान सुनिए डियर स्टूडेंट्स। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए दिया गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी जो दिया गया सकल घरेलू उत्पाद, सी जो दिया गया औसत आय, डी जो दिया गया है कुल आय। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, प्रति व्यक्ति आय को जो हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर उसे औसत आय बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, विकल्प नंबर ए है ब्राज़ील, बी जो दिया गया चीन, सी जो है यूनाइटेड स्टेट्स, डी जो हो जाएगा भारत। तो देखिए दोस्तों, चावल का सबसे बड़े उत्पादक के देश के रूप में जो है चाइना को याद किया जाता है। तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न और भी मेरा जोड़ने का मन कर रहा है। तो कौन सा देश कोरोना का सबसे बड़ा उत्पादक है, या कौन सा देश कोरोना का जनक उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है? तो वहाँ पर भी जब मिलेगा तो चीन को ही उत्तर मानिएगा, एकदम आँख बंद कर आप लोग। ठीक है डिस्टेंस, अगर शहर पूछेगा तो वुहान शहर। तो यहाँ जो दिया गया प्रश्न आपका 15वां था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? याद रखिएगा, दोनों की बातें पूछ रही है। सबसे बड़े विश्व का सबसे गहरे की बात हो रही है और उसके साथ ही साथ सबसे बड़े महासागर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। विकल्प नंबर ए जो दिया गया आर्कटिक, बी जो दिया गया प्रशांत, सी जो दिया गया है अटलांटिक, डी जो दिया गया है हिंद। तो डियर देखिए, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर के रूप में प्रशांत महासागर की बात होती है। तो 16वां प्रश्न है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों ही मामलों में है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। तो जाहिर सी बात है सबसे खतरनाक भी होगा। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, सेशन अच्छा भी लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो इतना काम आप लोग इस चैनल के सहयोग के रूप में भी ज़रूर कर दिया करें कि जो भी लेक्चर आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है, तो उसे अपने क्लासमेट पर, दूर दराज के बच्चे जो कि इकोनॉमिकल भी करें, उन पर ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, उसमें उन बच्चों का भी उद्धार हो जाएगा। उसके साथ ही साथ डीजे सर चैनल जो प्लेटफॉर्म पर अपना स्टार्ट किया हुआ है, इसने फ्री एजुकेशन का जो मुहिम है, इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो डीजे इतना सहयोग अपना ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम लोग, और ये आप ही लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है, ये संभव है। 17वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? फिर से एक बार देखिए ध्यान से, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विकल्प नंबर ए दिया गया सुपीरियर झील, बी जो दिया गया बैकाल झील, सी जो दिया गया वोस्तोक झील, डी जो दिया गया तंजानिका झील। तो डियर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बैकाल झील जो होता है विश्व की सबसे गहरी झील है। देखिए सुपीरियर समझिए कि सुपीरियर है तो सबसे बड़ा होगा, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न संख्या होता है कि विश्व की सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील राइट हो जाएगा। और 17वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चप कर पढ़िए एकदम, बिल्कुल भी समय नहीं है। 18 सितंबर डेट भी आप लोग को मिल गया है कि यूपी SSC का पीटी का एग्ज़ाम होगा, और CUET UG के बच्चों का तो पेपर चल ही रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे ज़रूर देखते हुए जाएँ। यहाँ से देखिए आप लोग को बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है। और 18वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विकल्प नंबर ए जो दिया गया ब्रिटिश, बी जो दिया गया डच, सी जो दिया गया फ्रांसीसी, और डी जो दिया गया है पुर्तगाली। तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। बढ़ते हैं हम लोग अब 19वें प्रश्न की ओर। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है डियर स्टूडेंट्स, देखिए नदियों से संबंधित है और ये अलग तरह का थोड़ा प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया हुआ है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? विकल्प नंबर ए दिया गया वितस्ता, बी जो दिया गया अस्किनी, और सी जो दिया गया सतुंद्री, और डी जो दिया गया परुषड़ी। तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम जो था डियर स्टूडेंट्स वो परुषड़ी था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट, विकल्प नंबर बी नहीं होगा आप लोग का यहाँ पर, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परुषड़ी। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब 20वें प्रश्न की और आज के इस सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न रहेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आप लोग का अंतिम नहीं है, ऐसे ही आप लोग को अनगिनत क्लासेस मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को भी अपना सहयोग जरूर देना होगा। चलिए बढ़ते हम लोग 20वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? विकल्प नंबर ए जो दिया गया भगवान दास, बी जो दिया गया चंद्रवरदाई, सी जो दिया गया बिल्लड़, और डी जो दिया गया आसंग। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, चंद्रवरदाई। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज रासो एक आप सुने होंगे रचना के रूप में, तो वो चंद्रवरदाई जी के द्वारा ही लिखा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो उपलब्धियां थी उसको उसमें लिखा गया है। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, आज का यह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, जिसमें कि कई प्रकार के टॉपिकों को शामिल करके ये प्रश्न मिसलेनियस टाइप में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सर यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे एक काम ज़रूर करना है, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी और मुद्दों के साथ, किसी और महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जितने भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन सबको आप रिवाइज मारते रहिए और उसे शेयर करते रहिए। फ्री में मिल रहा है जो, उसका भरपूर लाभ उठाते रहिए।